नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश गर्ग, कड़वे सवालों वाला, तीखी मुलाकात वाला। असल में ये नाम सब आप लोगों के दिए हुए हैं, इन भाइयों के दिए हुए हैं। कहते हैं सीधी बात करता है, कैमरे से पहले कुछ नहीं बताता है। तो असल में मेरी आदत है और हर मीडिया वाले की ये आदत होनी चाहिए कि वो सच दिखाए। इस समय मौजूद हूँ असल में मैं वार्ड 28 के अंदर, और मेरे साथ मौजूद है विनीत उपाध्याय जी। और इनके बारे में बता दूं कि ये ऑलरेडी पहले इस वार्ड के अंदर सभी लोग मेरे इंटरव्यू देख रहे हैं, कवरेज देख रहे हैं, सचेत भी हो जाते हैं कि ये क्या पूछेगा, क्योंकि रटे हुए सवाल हैं। और रटे हुए सवाल के साथ जब इन्होंने भी मेरे को आमंत्रित कर दिया कि पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। कुछ लोगों को ये मन में भ्रम होता है। दर्शकों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पत्रकार को सिर्फ ये करना चाहिए, पत्रकार को सिर्फ इतना ही पूछना चाहिए, पत्रकार को ये नहीं पूछना चाहिए कि ये छोटा चैनल है, ये बड़ा चैनल है। एक ना एक दिन सच दिखाते दिखाते वार्ड 28 में तो इन लोगों ने मुझे उठा दिया। असल में रिठाला विधानसभा में उठा दिया मेरे को इन लोगों ने। और धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो ऐसे ही हम सच दिखाते दिखाते ऊपर उठ जाएंगे और ऐसे ही सच दिखाते भी रहेंगे। एक खास मुलाकात करेंगे, फिर नए मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, फिर तीखी नोक झोंक रखेंगे विनीत उपाध्याय जी से, जो कि वार्ड अध्यक्ष हैं, वार्ड 28 से अध्यक्ष हैं और रिठाला विधानसभा से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी का बैकग्राउंड भी यहाँ पर जो है बहुत अच्छा लगा। बड़े बड़े नेताजी की फोटो लगी है, केजरीवाल जी की, फिर बाकी सभी नेताओं की लगी है। और मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं रिठाला विधानसभा से जो हमारे विधायक महोदय हैं महेंद्र गोयल जी, उनकी भी तस्वीर यहाँ पर लगी है। अच्छा कार्यालय भी है, पूरी जगह भी आपने बना रखी है यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले विनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीएन न्यूज 24 चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। और सीसीएन न्यूज़ के सभी स्टाफ का, जितने भी आपके फील्ड पे लोग हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग बहुत अच्छे इंटरव्यू ले रहे हैं। और सीसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग दिनेश जी को और सीसीएन न्यूज़ को इतना महत्व दे रहे हैं। ये सच्चाई है विनीत जी, कहीं ना कहीं जब से हम लोगों ने चापलूसी का काम छोड़ करके सच दिखाने का प्रयास किया है, बेशक वो कड़वा तो जरूर लगता है, लेकिन लोग पसंद करें, जनता पसंद करे। उम्मीदवार बेशक पसंद करे नहीं करे, उनकी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जनता पसंद जरूर कर रही है। आपने एक चीज अभी बोली थी कि छोटा चैनल बड़ा चैनल, बात छोटे और बड़े की नहीं होती, बात होती है ईमानदारी की और सच्चाई की। आपने एक ट्रैक को छोड़ के, या जो बहुत सारे ऐसे जो इस स्तर से जो चैनल उठ रहे हैं, उससे ऊपर उठ के जो आपने ये रास्ता अख्तियार किया है, वो निश्चित रूप से सभी लोगों को पसंद आ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि आपकी वीडियो को लोग देखते हैं कि आज कौन सी वीडियो अपलोड हुई है और किस व्यक्ति को आज आप क्या सवाल पूछेंगे और कैसे घेरेंगे। तो एक लोगों में क्रेज है। अच्छा विनीत जी, ये इंटरव्यू तो शुरू हो चुका है। असल में यही इंटरव्यू की जो जनता के सामने आंख खुलनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए कि भ्रांतियां क्यों फैली जाती हैं। अच्छा विनीत जी, ये चीज मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से मैं कार्य कर रहा हूं, जिस प्रकार के मैं सवाल कर रहा हूं, जिस प्रकार से क्या वो एक मीडिया के तरीके से बात करूं, तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या मैं झूठ परोस रहा हूं जनता के सामने, या वाकई मैं एक सच्चा आईना, एक साफ सुथरा आईना उनको चेहरा दिखा रहा हूं कि ये वो चेहरा है जो जनता जिसे चुनने जा रही है या जिसे चुनना चाहती है, जो अपने आप को कह रहा है कि मैं उम्मीदवार बनूंगा, और उसको पहले तोल लो। मैं कहता हूं जनता उस उम्मीदवार को पहले तोल ले कि उसके अंदर दम कितना है। नहीं, जो आप कार्य कर रहे हैं निश्चित रूप से ठीक कर रहे हैं। और एक ऑप्शन भी है। एक ऑप्शन ये है कि जिस भी आप संभावित उम्मीदवारों के पास जा रहे हैं, या जो अपने आप को संभावित उम्मीदवार मानते हैं, तो उन लोगों की क्षमताओं का आकलन तो जनता को भी करना ही चाहिए। आप तो कर ही रहे हैं बेहतरी से, लेकिन जनता को भी कि कौन सा व्यक्ति कितना क्षमतावान है, राजनीतिक तौर पे उसकी विचारधारा कितनी सुदृढ़ है, इसका भी सीधे सीधे पता चल जाता है। और ज्यादा बेहतर बात यह है कि आप शायद सभी वार्तालापों को लाइव भी चलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं अभी भी एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये भी खबर मैं लाइव चला रहा हूं ताकि कल को मेरे पर किसी तरह का ये प्रेशर ना बने कि ये जबरदस्ती और ये इनको हिप्नोटाइज कर दिया और इनसे मतलब जब इनको घेरे में ले लिया और क्या नाम है इनको एडिटिंग करके चला दिया। क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूं वो लाइव कर रहा हूं। और मेरा हाथ जोड़ के सभी दर्शकों से निवेदन है, यदि आपको पूरा इंटरव्यू देखने के बाद, पूरा साक्षात्कार देखने के बाद
कुछ भी ऐसा लगता है कि यहां पर इन्होंने पक्ष किया है या इन्होंने विपक्ष किया है और निष्पक्ष किया है, तो कमेंट में अपने राय जरूर दें। कमेंट में राय वाली जो आपने बात की है बिल्कुल सही की है कि कमेंट्स डलने के बाद किसी को भी हर कोई व्यक्ति बहुत सारे एक व्यक्ति की सोच एक सीमित होती है। कमेंट्स के माध्यम से जो आपके जो दर्शक हैं, जो आपके साथी हैं, जो एक परिवार बन गए हैं, उनके कमेंट्स में से बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आएंगी कि आपको लगेगा कि हाँ ये चीज मुझे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, सीखने को मिलेगी। जी जी जी। अगर मैं गलत हूं तो मैं उसको मैं सुधार लाऊंगा और आप लोगों का धन्यवाद करूंगा तहे दिल से। लेकिन आप लोग अगर मुझे राय नहीं दोगे, मुझे विचार नहीं बताओगे, मुझे कमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे कान नहीं पकड़ेंगे मेरे और यूं पकड़ेंगे तीसरा मतलब किसी और के थ्रू मुझे पता लगता है कोई भी बात, तो वो बड़ा मतलब दिल को ठेस पहुंचती है। और सच्चे पत्रकार की अगर दिल पे ठेस पहुंचेगी तो वाकई ये जनता को मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं कि सच दिखाएगा कोई नहीं। और जिस मीडिया के ऊपर आप भरोसा करते हैं कि मीडिया वाले ने भी नहीं दिखाया, तो कहां से आएगा फिर वो मीडिया वाला दिखाने के लिए। मैंने वो कोशिश की सच दिखाने की और भगवान ने चाहता हूं मैं इसी तरह से सच दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। देखिए, सच को दिखाना और सच को पचाना ये रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इसकी कामयाबी और गारंटी 100% सक्सेस है। मैं मीडिया चैनल्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज जो चैनल हैं उनके दायरे आप समझ सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर राग दरबारी वाला काम करते हैं उनका स्टैंड कहाँ पे है आज मीडिया में, और जो निर्भीक होकर पत्रकारिता करते हैं उनका स्टैंड कहाँ पे है। तो ये रास्ता तो आदमी को खुद से तय करना होता है कि आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं। एक शॉर्टकट रास्ता है, एक थोड़ा लंबा रास्ता है। लंबे रास्ते की आपको नींद बढ़िया आएगी, आपको सुकून मिलेगा उस न्यूज़ को दिखाने में। और जब आप छोटा रास्ता या चाटुकारिता वाला रास्ता अपनाएंगे, तो जब आप अपने बच्चों को जब एक आदर्श की बात सिखाएंगे कि बेटा ये सही नहीं है, ये गलत है, वो आपके खुद के इंटरव्यू देख के ही पता लगा लेगा कि पापा की करनी और कथनी में अंतर है। तो एक वो चीज़ परिवार से ही शुरू हो जाएगी। और जो आप जो भी लंबा रास्ता होता है, जो सटीक रास्ता होता है, उसकी सफलता थोड़ी देर से मिलती है लेकिन निश्चित मिलती है। और सफलता हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा लंबा समय ले, लेकिन उसमें आपके नीचे गिरने के चांस कतई नहीं होते। धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन सेंसेक्स की तरह आप आगे जरूर बढ़ेंगे। चलिए, आपने मेरे काफी इंटरव्यूज देखे भी हैं और हालांकि जिस टाइम भी ये आंदोलन में बैठे थे मैंने दिल से उन मुद्दों को देखा था, समझा था और पढ़ा भी था कि वो मुद्दे जायज थे। किस हद तक जायज थे वो तो साफ सबको, मुझे तो क्या सभी प्रत्याशियों को, जितने भी सामाजिक आदमी हैं, अगर जो थोड़ा बहुत भी दिमाग और बुद्धि रखते हैं तो सबको ये पता था कि ये मुद्दे जायज हैं। और इस जायज मुद्दों को लेकर के एक आदमी अनशन पे बैठा था तो मैं उस तरह की कवरेज क्यों ना करता। और मैंने करी भी निष्पक्ष होकर करी, मैंने किसी का उस टाइम पे भी पक्ष नहीं किया। देखिए, पहले तो मैं CCN की पूरी टीम को एक बार पुनः बधाई दूंगा कि मैं प्रगतिशील लोक मंच के नेतृत्व में जब धरने पे बैठा था तो करीब करीब मेरी 20 से 25 मीडिया बाइट्स हैं। उसमें से जो कुछ पत्रकार ऐसे भी थे, कहना नहीं चाहिए, मैं वहाँ भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठा हुआ था और जो लोगों के हित में, जनहित में जो मुद्दे थे उनको लेके बैठा हुआ था। उसके बावजूद भी पत्रकारों ने अपने पेटीएम नंबर या फ़ोन पे जीपे नंबर मुझे दे दिए थे, व्हाट्सएप कर दिए थे। और एक आपका चैनल ऐसा था या कुछ और मित्र भी थे जिन्होंने सच्चे दिल से जो कवरेज दिखाई। मैं उन सभी पत्रकारों का हृदय से और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक छोटे से इलाके के जो मुद्दे थे और वाकई जनहित के मुद्दे थे उनको आपने सारगर्भित कर दिया अपनी मीडिया के माध्यम से। करूं भी क्या ना दोस्तों, सच तो जानना हमारा ही काम है ना, और सच दिखाना भी हमारा काम है, लेकिन सच पचाना आप लोगों का काम है। अगर आप लोग सच पचाने के बदले मेरी सच्ची पत्रकारिता को, या मेरी की नहीं, हमारे जैसे कोई भी पत्रकार की उस सच की पत्रकारिता को करने के लिए ही दबाएंगे तो आप तक सच नहीं पहुंचेगा। क्योंकि कल को कोई, भगवान ना करे, वो हादसा आपके घर भी हो सकता है। और वो सच दिखाने वाला पत्रकार तब नहीं होगा, तब वो बिकाऊ पत्रकार होगा। तब आप क्या कहेंगे? यही कि सारी मीडिया बिक चुकी है, क्योंकि आपने ही तो चुना है वो बिकी हुई मीडिया को। देखिए, कोई भी आप जिस चीज़ को इतनी ईमानदारी से बता रहे हैं कि मीडिया बिकी हुई है या मीडिया बहुत सारा, अधिकांश मीडिया का जो पार्ट है वो बिका हुआ है, इस तथ्य को समझने में भी दर्शकों की जो विवेक है जो उसको भी समझना चाहिए कि जो मीडिया बेसिकली बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उनको ये लगता है कि जो चीज़ चैनल में दिखाई जा रही है वो सभी सच है। जबकि अभी तुलनात्मक अध्ययन करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फंड के आधार पे चलाई जाती हैं। तो अभी हम लोगों की जो मानसिक चीज़ें थीं, जो हमारी शैक्षिक बौद्धिक जो क्षमताएं थीं,
वो आज भी इतनी पिछड़ी हुई है कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये पेड मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है या एक्चुअल मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। विनीत जी, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मेरा मन में खुद आया था ये कि मैं ना लाइव शुरू करूं और दर्शकों को जो ऑफ कैमरा हम लोग बात करते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे या हमें क्या बात करनी क्या बात नहीं करनी, मैंने वो भी लाइव करना शुरू किया ताकि किसी को ये ना लगे कि ये एडिटेड है, काट के डाल दिया। और आपने भी मेरे इंटरव्यू देखे होंगे, कोई भी मैंने कटिंग नहीं करी। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि दूध का दूध और पानी का पानी। लाइव चल रहा है, इसके अंदर सारी चीजें जो भी एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल तुरंत आ रहे हैं, इंस्टेंट आ रहे हैं, तो इसमें कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज, ऑफलाइन जो इंटरव्यू होते हैं या ऑफलाइन भी जो खबरें होती हैं, सभी चीजों को लाइव दिखाना कई बार ऐसे हालात होते हैं, उस कंडीशन में भी व्यक्ति का एक ब्रांड बन जाता है। जब व्यक्ति का और चैनल का जब ब्रांड बन जाता है तो लोगों को ट्रस्ट होता है कि ये जो चीजें एडिटेड भी हैं वो एक्चुअल फैक्ट्स के आधार पे होंगी, ऐसा नहीं है कि उसको क्रिएट किया गया होगा। लेकिन मैंने अभी एक समस्या का सामना कर रहा हूं मैं कि विनीत जी, मेरे को ना ये कहा जाता है कि ये पत्रकार बिका हुआ पत्रकार है बीजेपी का, ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है। और आम आदमी पार्टी वालों के पास मैं जब जाता हूं और बीजेपी के जब इंटरव्यू करता हूं तो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं ये बीजेपी का बिका हुआ है, बीजेपी वाले कहते हैं आम आदमी पार्टी का बिका हुआ है। इन सब इंटरव्यूज को देख करके जो मैंने कवरेज की है, आपका मानसिक संतुलन क्या कहता है, आपका अपना विवेक क्या कहता है कि सीसीएन न्यूज 24 चैनल का जो दिनेश गर्ग है कड़वे सवालों वाला, क्या वो वाकई बिका हुआ है या मैंने आपसे कोई पैसे मांगे आज की कवरेज के लिए? नहीं, पैसे वाले पार्ट पे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जो अभी निगम का चुनाव आ रहा है, निगम के चुनाव में ये मेरी 500 रुपए की जैकेट है, मैं इसको पहन के नेता बन गया, ठीक है। लेकिन मेरी विचारधारा कैसी है, मेरी विचारधारा मेरी पार्टी के प्रति कैसी है, मेरी विचारधारा समाज के प्रति कैसी है, मेरी विचारधारा धर्म के प्रति कैसी है, मेरी विचारधारा जाति के प्रति कैसी है, मेरी विचारधारा क्षेत्र के प्रति कैसी है, ये मेरे शब्दों से पता चलेगा आपको। है क्या बेसिकली, बहुत सारी पार्टियों के अंदर आज तथाकथित नेता बन के बैठे हुए हैं जो अपने 2 पोस्टर अपने लगा दिए, आपको नेता मानते हैं, दशहरे की शुभकामनाएं दे दी, लेकिन जनहित के मुद्दों से कोसों दूर होते हैं। उनको किस विषय पे क्या बोलना है उसका उनको पता नहीं होता, या पता भी होता तो एक जो उनके अंदर एक ऐसी विचारधारा भरी हुई है जिस विचारधारा में उनको खुद ही नहीं पता होता, वो उसी विचारधारा में बंधे रहते हैं, संकुचित रहते हैं। एक मकड़ी के जाल की दुनिया उनकी रहती है, एक कुएं वाली दुनिया है, उसी के अंदर वो खोए रहते हैं। चले एक बार और दर्शकों को ये चीज आप क्लियर थोड़ा सा कर दें कि हम खरीदे हुए पत्रकारिता कर रहे हैं या निष्पक्ष कर रहे हैं। मैं अभी आपको मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस इंटरव्यू का कोई आपने ना किसी अमाउंट की बात करी और ना ही ऐसी अभी जो आप मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे उस वाले पार्ट पे पेड अनपेड या इन सब चीज़ों की। देखिए, बहुत सारे लोग मानसिक रूप से विकलांग होते हैं और जो मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं उनकी अगर मान लीजिए 1000 संख्या है तो जो नेगेटिव सोचने वालों की 10 संख्या है, तो उस 10 के लिए आप 1000 को नहीं छोड़ सकते। आप अपने 1000 पे फोकस रखिए, 10,000 पे फोकस रखिए, 1 लाख पे फोकस करिए, छोटी संख्या को छोड़ दीजिए। हर कोई बढ़ते पहलवान को गिराने की सोचता है, चाहे वो अपनी लकीर बढ़ाने की नहीं सोचेगा, वो दूसरे की मिटाने की सोचता है। तो आप अपनी लकीर को बढ़ा रहे हैं, आप सही ट्रैक पे हैं और इसी ट्रैक पे रहिए। चलिए, विनीत जी की बात को भी मैं अपने सर आंखों सर पर लेके चलूंगा कि और मेरा दिल और मेरा जमीर भी यही कहता है कि दिनेश तू सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता करता रहे और निष्पक्ष होकर इसी तरह से सवाल करता रहे, फिर चाहे वो किसी को तीखे लगे, फिर चाहे वो किसी को जहर लगे, फिर चाहे किसी को वो रसगुल्ला लगे, फिर चाहे किसी को वो कुछ भी लगे, मैं इसी तरह से करता रहूं। चलिए, मेरा पहला सवाल विनय जी, जिस टाइम आप अपने आंदोलन पे बैठे थे और आंदोलन पे बैठने के अंदर आपने तमाम मुद्दे जो भी मेंशन किए और आपने मुझे कहा था कि मैं लिखित रूप में हम लोगों को इन्होंने हमारे को लिखित में उनको मान लिया है और वो स्वीकार कर लिया है। मैंने यही चीजें जब अन्य इंटरव्यूज में करता हूं तो सब जगह रखी, तो मेरे पास एक बात आई थी और वो मुझे भी जायज लगी। उसके अंदर आपने एक मांग रखी थी कि हम बिल्डिंग जो बनती हैं उसके ऊपर जो ये पैसा लेते हैं वो नहीं होना चाहिए, तो क्या उन्होंने ये लिख के दिया है या नहीं दिया कि हाँ हम पैसा नहीं लेंगे? आपने बड़ा ही बेहतरीन सवाल पूछा है। आप इस सवाल के बाद एक बार जो 4 डिमांड्स थी उस पर भी जरूर बात रख लीजिएगा, लेकिन आपके मैं पहले इस सवाल का जवाब दे दूं, क्योंकि ये जो सवाल मैंने आपसे रखा ना, ये मेरे दिमाग में बाद में आया। पहले इन उम्मीदवारों ने मुझे बता दिया, इन लोगों ने, जनता ने मुझे कह दिया कि
मांग उन्होंने अगर ये रखी और ये मान ली तो वाकई बहुत बड़ी, क्योंकि मैंने कहा अगर ये मांग मान ली तो उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया वो लेते थे, उन्होंने नहीं मानी तो फिर विनीत जी झूठ क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने लिखित में दे दिया, वो सब क्या? मैं चैनल के CCN न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बुद्ध विहार फेज 2 वार्ड 28 रिठाला के अंदर जो DC हैं इस जोन के, रोहिणी जोन के, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि हमारे यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर पैसे लेने आए तो आप उसकी गला पकड़ के हमारे यहाँ पे लेके आइए। सबसे पहले आप उसका आई कार्ड देखिए और आई कार्ड देखने के बाद अगर वो व्यक्ति पैसे मांग रहा है आपसे तो आप उसको गला पकड़ के जोन में लेके आइए, हम उसको दंडित करेंगे। 2 व्यक्ति हैं उनका जो इस यहाँ से इस क्षेत्र से बड़े लंबे समय से अमाउंट लेके जा रहे हैं, उन व्यक्तियों का उन्होंने स्पष्ट राइटिंग के अंदर विद मोहर दे रखा है कि ये व्यक्ति हमारे जोन में काम नहीं करते, हमारे डिपार्टमेंट में काम नहीं करते। आप सोचिए कि कितना बड़ा घोटाला MCD कर रही है कि जो व्यक्ति जो यहाँ के जो हमारे 25 गज 50 गज के इस क्षेत्र में ज्यादातर मकान है, और मैंने आपको शायद पिछले साक्षात्कार में भी बताया था कि जो विधवा एक सास विधवाएं, उनकी बहू भी विधवाएं, गरीब बच्चे 25 गज का अपना बिल्कुल खंडर जैसा मकान बनाने के लिए जैसे ही गई, वो व्यक्ति वहां पे मकान के पैसे लेने पहुंच गए। और आप ये मान के चलिए कि इसके जमीर मर चुका होता है, जमीर मर चुका। जब उस व्यक्ति को मैंने बोला यार कुछ तो आप कम से कम कुछ तो रहम करो, किसी क्या रहम करेगा, उसकी तो चमड़ी मोटी होगी रिश्वत ले लेके। तो अंततः जैसे एक घर डायन छोड़ देती है, जब इतनी बात के बाद और उनको लगा कि ये बात फैल सकती है, तो उसके बाद वो उन महिला के वो पैसे बच गए। मतलब वो डायन का घर छोड़ दिया, वो घर उन्होंने छोड़ दिया, मतलब और वो छोड़ना बनता भी था। वो उनकी जो बहू है वो 4-5 हज़ार रुपए के लिए काफ़ी दूर नौकरी करने जाती हैं, और जो उनकी सास है वो 2,500 पेंशन है, उसी में उनके जो पोते हैं 3 पोते हैं उनका परिवार चलता है, जैसे तैसे करके चलता है। बड़ी मुश्किल से गिरने वाले मकान को उन्होंने 1 मंजिल बनाया है। जब आप कभी ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे तो मैं आपसे उनको मिलवाऊंगा। बिल्कुल। सवाल ये है कि इस क्षेत्र में हमारे निगम पार्षद हैं, हमारी पार्टी के निगम पार्षद हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप गहराई में जाएंगे। 15 सालों से बीजेपी की जो जोन के अंदर तीनों जो जोन है, उन तीनों जोन में बीजेपी की सरकार है, और उन्हीं की नाक के नीचे इतना बड़ा करप्शन हो रहा है। उस करप्शन को कोई देखने वाला नहीं है। मैं आपको एक और हैरानी वाली बात बताऊं, इसी सवाल से रिलेटेड है। जिस दिन हम वहां पे प्रोटेस्ट करने गए रोहिणी जोन में, हमने मंडे का टाइम था, 8वां दिन था उस दिन मेरे अनशन का। वहां पे DC की जो PS थी वो ये कह रही हैं कि आपका कोई लेटर ही नहीं आया वहां हमारे पास। ओ तेरी, जब हमने उनको रिसीविंग दिखाई तब उन्होंने बोला वो ये किसी और ने रिसीव किया हुआ है, मैं उस टाइम पे छुट्टी पे थी। इतना बड़ा स्कैम, ये भी तो घोटाला है। आप इसी से संबंधित, ये तो मकान वाले पार्ट पे हो गया है कि वार्ड 28 बुद्ध विहार फेज 2 में किसी भी व्यक्ति के घर अगर कोई पैसे मांगने आ जाए तो मैं चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। DC साहब ने ये प्रॉमिस किया हुआ, राइटिंग में प्रॉमिस किया हुआ है कि हमारे तरफ से कोई 1 रुपया पैसे लेने नहीं आता है। सच्चाई का पता जब चलेगा, जब लोग सामने आना शुरू करेंगे। और सिर्फ गर्दन पकड़ के लाने की बात नहीं की है, बात तो उन्होंने इतनी की है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हिंसक हो, उन्होंने तो ये बोला है कि पीटते हुए लेके आना है। तो ऐसे आदमी की तो वाकई पिटाई होने भी चाहिए जो लेकिन अगर पिटाई से उसको कुछ नहीं, क्योंकि चमड़ी तो मोटी हो गई है उसकी। बिल्कुल, हिंसा किसी भी चीज का रास्ता नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि हमारे लोगों के पैसे बचने चाहिए। जब 2019 में मोदी जी ने हमारी कॉलोनी को पास कर दिया। अच्छा, ये पास है आपकी कॉलोनी? हमारी कॉलोनी पास है। हमारी कॉलोनी में अब दूसरा सवाल DDA का है कि यहाँ पे भी कॉलोनी की रजिस्ट्री बनाने में लोगों के 13 दिए तेल जल जाते हैं। वो रजिस्ट्रियां हो रही हैं लेकिन बहुत सीमित संख्या में हो रही हैं। इतने लंबे पैटर्न कर रखे हैं कि लोगों को अपनी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है या कच्चे पेपर है उनको रजिस्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। विनय जी, बात बीच में ही रख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं दिमाग से निकल जाएंगे, बहुत सारी बातें होती हैं दिमाग में। दर्शक एक बार वो जरूर जानना चाहेंगे, वो कागज एक बार अगर पॉसिबल है तो वो दिखा दीजिए, जिसके अंदर उन्होंने रिटर्न में ये लिख दिया कि अगर हमारी तरफ से कोई आता है तो आप उसको जो है वो हमारी तरफ से कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं जो पैसे मांगता है। वो कागज तो दिखा। अभी बिल्कुल तत्काल इंस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे को मेरा फोन डाउन है, बैटरी डाउन है, तो मैं घर पे बेटे से नहीं, बिल्कुल मैं आपको वो चीज की सुविधा दूंगा।
फोन यहाँ पर इनका तो डेड है, कोई बात नहीं, मैं अपना फोन इस्तेमाल के लिए दे रहा हूँ ताकि वो चीज क्लियर हो जाए कि कागज में जो रिटर्न में कह रहे थे कि वो रिटर्न में ले लेना दिनेश, वहां पे जाओगे तो, क्योंकि वो कैसे दे सकते हैं, वो ऐसे दे सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। सच दिखाना चाहिए दर्शकों, सच दिखाना चाहिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं सच दिखाना चाहिए। विरल कहाँ है बेटा? अच्छा एक काम कर बेटा, नीचे आ फटाफट से, और स्कूटी से जो वो रेड कलर का जो कवर है जिसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डीडीए और एमसीडी वाले, वो अभी लाइव चल रहा है, तो फटाफट से लेके आ जा बेटा। स्कूटी की चाबी देख कहाँ पे, नहीं तो गाड़ी की चाबी लेके जा और फटाफट 2 मिनट में लेके आने। वो चाबी वो रखिए, वो तो नहीं है, ठीक है, तब तक आप दूसरे सवाल पूछ सकते हैं। दर्शकों यहाँ पर जो भी टाइम लगेगा 2-4-5 मिनट का, उसमें कोई विशेष नहीं, क्योंकि हमारा इंटरव्यू भी तो लंबा चलने लगा, 25-25 मैं देख रहा हूँ 30-30 मिनट का इंटरव्यू चला जाता है, और मुद्दों की बात होती है, काम की बात होती है, और यही इसी तरह की सच्चाई दिखाता हूँ मैं। बहुत सारे मीडिया वाले क्या करते हैं विनीत जी, इसी चीज को ऑफ कैमरा करते हैं, चलो हम देख लेंगे, बात की बात करते हैं, रखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं यही तो मेन था। जनता देखना क्या चाहती थी, मुझे भेजा किस लिए था, यही देखने के लिए कि वो कागज देखना, और वही कागज नहीं दिखाया, सिर्फ आपने मुंह से बता दिया कि हम दिखा देंगे, और मैं उसको नहीं देखूं तो फिर बात तो वही रह जाती। असल में मीडिया वाले ये काम नहीं करते, तो ये जो मैं कर रहा हूं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए करनी और कथनी वाली चीज और दूध का दूध वाली जो मैंने कहावत करी थी, वो जमीन पे आनी चाहिए, ताकि लोगों को एक हवाई वाली, कुछ बहुत सारे नेताओं के मैंने इंटरव्यू देखे, उन्हें सच मालूम था, उसके बावजूद भी उन्होंने झूठ बोला। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप राजनीति की दहलीज पे हैं, युवा हैं, और अगर आप आधी चीज़ों को जानते हुए भी और सफ़ेद झूठ बोलोगे, तो मैं समझता हूं कि आपको राजनीति की जगह आपको किसी फ्रॉड कंपनी में, कोई आजकल बहुत सारी फ्रॉड चीज़ें हैं, उसमें आप ज्वाइनिंग कर लें तो आपकी तरक्की ज़्यादा होगी। आपका जो युवा हैं उनका कैरियर ईमानदारी के रास्ते पे चले, तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा बेहतर है। वनस्पत आप झूठ के रास्ते के आधार पे कुर्ता पजामा, रोज़ नए नए कुर्ते पजामे और जैकेट पहन के फोटो पॉइंट और नेताजी नहीं बनेंगे। फोटो वाला फोटो सेशन के हिसाब से चीज़ों को ना चला के सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, तो आप कम जनों के, भले ही धीरे धीरे लोगों के दिलों को आप विश्वास जीतोगे, लेकिन आगे बढ़ोगे। जब आपके लोगों की जब ये झूठ पकड़े जाते हैं, तो आपका जो ग्राफ है, जो आपने एक आडंबर के आधार पे यहाँ पे बनाया हुआ है, वो धीरे 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 इतने नीचे आ जाएगा कि आप वहां से फिर कभी उठने लायक नहीं रहोगे। दूसरी चीज विनीत जी, अब मैं पार्टी की कुछ बातें करूंगा। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए आबकारी की नीति को लेकर के, और इसी का मेरे को विरोध करते हैं कि ये यही सवाल क्यों करते हैं। मैं करूंगा, ये नया मुद्दा है। आप विपक्ष आप लोगों के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाता है, विपक्ष कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन करता है शराब के ठेकों के ऊपर, और 25 साल से 21 साल की उम्र कर दी। वही मेरा पुराना सवाल, घिसा पिटा सवाल, बिल्कुल घटिया सवाल, जमीनी स्तर का सवाल। जमीनी स्तर का मतलब है जमीन से जुड़ा हुआ सवाल, वो सवाल जो ये जनता जानना चाहती है, वो सवाल जो ये विपक्ष जानना चाहता है, वो सवाल जो दिनेश गर्ग जानना चाहता है, वो सवाल, उस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं विनीत उपाध्याय जी से, वार्ड अध्यक्ष जी से, वार्ड नंबर 28 के अध्यक्ष जी से, और जो उम्मीदवार से, होने वाले प्रत्याशी से, जो उम्मीद करते हैं कि मैं जनता का भला करूंगा, मैं जनता का निगम पार्षद बनूंगा, मैं जनता की सेवा करूंगा, मैं निष्पक्ष होकर काम करूंगा, और मैं भी निष्पक्ष होकर ऐसे ही सवाल करूंगा। तो विनीत जी, आपकी इस विषय पे क्या राय है, कहां तक ये नीति ठीक है और कहां तक गलत है? मैं इनको आपके सवाल को 2 टुकड़ों में डिवाइड करके बोलूंगा, और निवेदन ये है कि जब मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद आप सवाल पूछेगा। मैं इनको 2 तथ्यों के रूप में रखूंगा। बीच में मेरे मन में आएगा तो मैं जरूर पूछूंगा। आप मेरी बात रखने के बाद पूछ लीजिएगा, जिससे कि कनेक्टिविटी बनी रहेगी। एक, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी उम्र में किसी के भी शराब पीने का या किसी भी प्रकार का नशा करने का विरोधी हूँ। हाँ, नशा आपको करना है तो आप सामाजिक क्षेत्र में करिए, आप धार्मिक क्षेत्र में करिए, आप राजनीतिक क्षेत्र में करिए। नशा करना है तो आप ईश्वर से करिए, जनता के हित के लिए करिए, लेकिन किसी भी प्रकार का सिर्फ शराब की बात नहीं है। इवन गुटखा हो, गुटखा शराब से भी ज्यादा खतरनाक। मेरे पर रटे हुए मुंह पे नाम ले लेता हूँ, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, गांजा, चरस, अफीम, यही सब। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार के नशे का मैं विरोध करता हूँ, विरोधी हूँ। लेकिन मैं यही बताऊंगा दर्शकों, ये देखो, ये बात जो इन्होंने मुझे बताई, और यही बात मैं सुनना चाह रहा था कि क्या नशे का विरोधी
है ये या नहीं है। दूसरा, सीट पे बैठने के बाद, कोट पहनने के बाद, टोपी लगाने के बाद, नेताजी बनने के बाद या समाज सेवी होने के बाद उसको इतनी सीट की चिंता होती है या आप लोगों के स्वास्थ्य की चिंता होती है? यहां सीधा सीधा आपके स्वास्थ्य की बात है। आपके स्वास्थ्य का सही करने के लिए आप किसी भी प्रकार के नशे का सेवन मत करो। उम्र 21 हो, 25 हो, 0 हो, 18 हो, 60 साल का बुजुर्ग हो, नशा मत करो। शराब सेहत के लिए हानिकारक है। शराब मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि शराब और खराब मतलब मेरे मुंह पे रटा हुआ है। और नशा कोई भी है, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, अन्य कोई भी नशा, सारे नशे हमारे शरीर को खराब करते हैं। कोई भी नशा सही नहीं करता। फिर चाहे मैं पड़ोस हूं, फिर चाहे नेताजी पड़ोस हैं, फिर चाहे दिल्ली सरकार दे, फिर चाहे बीजेपी सरकार दे, फिर चाहे कांग्रेस सरकार दे, कोई भी सरकार दे, नशा मत करो। एग्जैक्टली जो मैंने बताया कि नशा वही करना चाहिए जो ठीक है। आप धार्मिक नशा करिए, आप राजनीतिक नशा करिए, आप सामाजिक नशा करिए, लेकिन दिखा दो। लेकिन आप ऐसा कोई भी नशा ना करिए जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता हो। चलिए वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गए हैं। अब हम आपको वो डॉक्यूमेंट एक बार दिखा दें ताकि वो हमारा जो पहली जो कड़ी थी वो एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, ये पूरी आपने फाइल बना रखी है प्रगतिशील लोक मंच करके। ये लेटर अभी कल आया है, इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। आपको एक मैं बड़ी आपने एक मकान वाले पार्ट पे तो आपने चीजें बता दी, लेकिन आपने भैंस वाले पार्ट पे बात नहीं की। भैंसें एक दिन रेड पड़ी भैंसों पे। विनय जी मैं टोक रहा हूँ बीच में, आपने कहा था टोकना, मैं बिल्कुल टोकूंगा, मेरी गंदी आदत है। इस वाले पार्ट पे टोक सकते हैं। पहले मुझे ना एक बार वो वाला कागज एक बार दर्शकों को दिखा दो जो मकान वाले जिन्होंने लिख के दिया है। ये मैं सिर्फ इस तथ्य पे बता दूं, फिर आपको वो भी बता दूंगा। ये लेटर कल मेरे पे आया हुआ है जिसकी सीसी इन्होंने जो एसएचओ के नाम है, एसडीएम पुलिस स्टेशन बुध विहार करके लिखा है। इसके अंदर ये है कि इन्होंने एसएचओ को मार्क किया हुआ और मुझे बताया हुआ है कि हमने एसएचओ को मार्क कर दिया है कि इनकी जो ग्रीवेंस है, सो एंड सो ग्रीवेंस है कि भैंसों को सोमवार को जिस दिन हम प्रोटेस्ट कर रहे थे एमसीडी पे, अंत में मुझे भी अपने प्रोटेस्ट स्थल से वहां पे जाना पड़ा। वहां पे रेड पड़ने के बाद अगले दिन से ही वहां पे आज भी भैंस बंद रही हैं। हम इसके लिए वहां कमिश्नर साहब से भी मिलके आए हैं सिविक सेंटर। अभी भी फायदा हुआ नहीं है। फायदा बेसिकली क्या है, उन्होंने दो चीजें बोली, या तो आप पैसों से मान जाओ या पैसे ले लो आप। और ये उन्होंने सब बोला आपको, रिकॉर्डिंग है उसकी। और दूसरी चीज, ये किसने बोला? डिपार्टमेंट ने, भैंसों वालों ने। अच्छा, भैंसों का एक समूह आया था रात को 10:30 बजे मेरे पास अनशन स्थल पे। उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मतलब खरीदने की कोशिश की, खरीदने की, समझाने की, ये समझाने की कि हमारी गिरबान पकड़ लेना। ये चीज रिकॉर्डिंग की है, मैं भेज दूंगा, आप उसको चला सकते हैं, लाइव भी चला सकते हैं, हमें किसी का भेज दो। तीसरी चीज, उन्होंने कहानी में मुझे ये डराने की कोशिश की कि कट्टा, एक मेरी कोई गाय भैंस का नुकसान हो रहा था तो कट्टा चला दिया, फिर वो कट्टा मिस हो गया, फिर वो जब लगा कि यार ये तो बात बिगड़ सकती थी तो फिर मैं माउजर खरीद के लाया। तो एक लेटर हम डीसीपी साहब को दे रहे हैं अभी, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं उनके बिल्कुल क्लोज शादी थी, जिस वजह से ये हमारा डीसीपी सर को लेटर नहीं गया। हम उनके खिलाफ, जो भैंस वाले हैं, इनका पूरा गिरोह है, इनकी मोटी कमाई जाती है और एक डिपार्टमेंट में नहीं जाती, दो डिपार्टमेंट में जाती है। इन इतने बड़े स्कैम को, और अभी आप देखेंगे अभी 2-3 दिन पहले जो हमारे स्पोक पर्सन है, विधायक हैं, क्या नाम है, उन्होंने भी ये बात रखी है कि दिल्ली के अंदर भैंसों का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। सौरभ भारद्वाज जी ने अभी 3-4 दिन पहले सभी अखबारों में और मीडिया चैनल्स पे आया है, और इस पे हमारी आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा स्टैंड लेने वाली है। उसी स्टैंड को हम अपने एरिया में लेके आए थे कि इत्तेफाक से प्रगतिशील लोक मंच लेके आई थी, जिसका मैं संस्थापक सदस्य हूँ, या यूं कह लीजिए संयोजक हूँ, कि जो हमने जो मकान लिए, जो गलियां हैं, उस गली के अंदर आपने भैंसें बांध ली, आपने गायें बांध ली, गायों को आप दूध निकालने के बाद बाहर छोड़ देते हो, जो लोगों को एक्सीडेंट वाला पार्ट बड़ा रहता है, और भैंसों को आप रोडों पे बांध देते हो, उनके चारे के सामान को आप रोड पे बांध देते हो।
अगर मैं कह रहा हूं कि मैं किसी के भी व्यापार के खिलाफ नहीं हूं, जिसकी रोजी रोटी जैसी चल रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने क्या नुकसान किया है? विनीत जी, पता ये सारी बातें ना जनता देख चुकी, समझ चुकी, मुद्दे क्या थे कैसे थे, सिर्फ वो लेटर है, क्योंकि समझ रहे हैं मेरी बात, वीडियो लंबा हो जाएगा उस चक्कर में। मैं आपको दोनों जो डीडीए के लेटर और एमसीडी के मैं आपको वो लेटर दिखा रहा हूँ, जिसमें कि उन्होंने रिटर्न में ये मेंशन कर दिया कि हमारी तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं आता, और आता है तो वो हमारा नहीं है। दर्शकों, ये है सच जो हम दिखा रहे हैं आज आपको। कागज मंगा लिए, वो दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, लाइव चला रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बिका हुआ है, पैसे मांग लिए होंगे, लगता है लोगों को ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। जो सच है वो सच है। दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। जब तक मैं आप वो दिखा रहा हूँ तब तक आप एक बार ये जो उन्होंने जो हमारे लेटर हेड पे रिसीव किया है तब तक आप ये पढ़ लीजिए, तब तक मैं दूसरा वाला भी मैं थोड़ा जल्दी पढ़ देता हूँ। प्रगतिशील मंच के संयोजक विनीत उपाध्याय जनता की समस्याओं के निवारण हेतु भ्रष्ट डीडीए एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ भूख हड़ताल पर हैं, जिसके कारण लगातार उनका वजन गिरता जा रहा है, बीपी में निरंतर कमी होती जा रही है, वह अन्य स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें हो रही हैं। लेकिन जब मैंने इनसे बात की थी तब कहते अभी मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि भीम सिंह मार्केट, शाम कॉलोनी, बुद्ध विहार, फेज 2 दिल्ली इतने पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। जी, लेकिन आपने मुझे कहा था मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ अभी भी। हाँ, नहीं देखिए, मैं एक आंदोलन को लीड कर रहा था। यदि किसी भी हिम्मत बहुत दिखाई आपने, किसी भी युद्ध में और किसी भी लड़ाई में लड़ने वाला यदि अगुआ अपने आप को वीक दिखाने लग जाएगा, कमजोर दिखाने लग जाएगा, तो जो हमारे जो बचे हुए साथी हैं उनका मोरल डाउन होगा। दाद देनी पड़ेगी, आप डॉक्यूमेंट देखें, दाद देनी पड़ेगी ऐसे सज्जन की, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे कैंडिडेट की, ऐसे उम्मीदवार की, ऐसे बंदे की, ऐसी जनता की जो अपनी सामाजिक समस्याओं को उठाने के लिए 8 से 9-10 दिन अनशन पर बैठे। लेकिन जब पत्रकार महोदय, मेरे जैसा कोई पत्रकार उनके पास पहुंचा, कड़वे सवालों वाला, जिसको बात करने की तमीज नहीं है क्योंकि ऊट पटांग सवाल करता है, जब मैंने इनसे पूछा कि आप स्वास्थ्य कैसा आपका, तो इन्होंने कहा मैं स्वास्थ्य बेहतर है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन कागजी कार्रवाई ये बताते कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, देखो ये नॉर्मली बात है, कोई भी बंदा अगर अनशन पर बैठेगा स्वास्थ्य अच्छा तो होगा नहीं, स्वास्थ्य गिरेगा ही। अच्छा, ये वो कागज है, ये इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, पढ़ दो पहले आप देख लीजिए। ये एमसीडी की इसमें रिसीव हो रहे हैं। इसमें पॉइंट फर्स्ट, लिसन टू बी यूएस डिपार्टमेंट एज लॉ ऑफ विल प्रोग्रेसिव योर वर्ड 28 इज restricted hotel departments also today dated so and so read photo। ये पहले वाले पार्ट पे इन्होंने सिर्फ इतना हमें लिख के दिया था कि हम इस वाले जो आपके भैंस वाले पॉइंट हैं उसके लिए हम 13 तारीख को ऑलरेडी हम रेड डाल रहे हैं, और फोटो विद फोटो के साथ। और उन्होंने रेड डाली थी, सारी भैंसें जोन के उस पार चली गई, और जो बिना दूध वाली गायें थी वो इसी पार रही। 5 गायें उन्होंने वहां भी धांधलेबाजी हो गई। धांधलेबाजी एक दिन पहले ही पता चल गया उनको कि कल हमारे यहाँ रेड डलने वाली है। मतलब यहाँ पे भी इन्होंने मिली प्यार के दूधियां हैं, सारे के सारे गाड़ी के साथ इकट्ठे ऐसे चल रहे थे जैसे उस काफिले को, उस कारवां को वही लेके आगे वही चला रहे हैं। तो रेड्स ऑफ रिमूव्ड ऑफ इलीगल कैटल, इलीगल डायरी हर्ड्स विल बी टेकन एज पर लॉ। जो उन्होंने ये लिखा है कि भाई जितनी भी ये जो दूध की डेयरियां हैं इलीगल हैं, इस पे हम कानून के आधार पे एक्शन लेंगे। रिमूवल ऑफ तो इन्होंने बेसिकली इसमें यही लिखा है कि हम जो बचे हुए डिपार्टमेंट्स के आधार पे इन सभी पे लीगल कार्रवाई करेंगे कानून के आधार पे। बावजूद इसके इस वाले पार्ट के बाद जब भैंसें बंधी हुई हैं, हम कमिश्नर साहब से सिविक सेंटर पे हमारी टीम मिल के आई, और उन्होंने अब एक मार्क दिया हुआ है। उस मार्क की मैं आपको डिटेल अभी नहीं दूंगा क्योंकि वो अंडर प्रोसेस है चीज़ें। तो बेसिकली
उनको ये भैंसे यहाँ से हटानी ही पड़ेंगी। प्रॉपर्टी वाला पूछ रहा था मैं, जो प्रॉपर्टी वाला था ना, कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई भी इस तरह का कैंडिडेट नहीं आता है, कि हम स्वीकार करते हैं हमारी तरफ से कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आता जो पैसे लेता है। इस वाले पार्ट पे वो सीधे से आप जिस समय वहाँ पे थे, इस वाले पार्ट पे उन्होंने सीधे बोल दिया कि जब वो हमारे अधिकारी ही नहीं है, जब वो हमारे कर्मचारी ही नहीं है, तो हम लिख के क्या दें। उनकी बात सही है, जब वो, हाँ ठीक है, बेसिकली उन्होंने फंस जाएंगे लिखने पे। उन्होंने उसको ऑन कैमरा भी बताने से इसीलिए मना कर दिया कि आप हमारे ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर डाल रहे हैं। अननेसेसरी का उस दिन हमारे लगभग 300-400 लोग वहां पे पहुंचे हुए थे प्रोटेस्ट में, कि जो हमारे, जब हम आपको सीधा कह रहे हैं कि आप उनकी गर्दन पकड़ के लाओ, आप उन्हें पीटते हुए लाओ, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है अवैध मकान की वसूली करने के लिए नहीं जाता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, प्रगतिशील लोकमंच वहां बैठा था, प्रगतिशील लोकमंच के अध्यक्ष और जो संस्थापक हैं वो विनीत उपाध्याय जी वहां पे मौजूद थे, तो उन्हीं से पूछता हूँ कि क्या आप उनके इस जवाब से संतुष्ट हो? क्योंकि अगर ये संतुष्ट है तो फिर जनता को अपने आप ही वो फैसला कर लेना चाहिए कि जब जिस बंदे ने ये बेड़ा उठाया, यदि वो उनके जवाब से संतुष्ट है तो फिर और क्या रह गया। कतई संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड इस चीज को मान लिया था कि ऑफ रिकॉर्ड जो उन्होंने माना, उस ऑफ रिकॉर्ड के आधार पे कोई भी व्यक्ति वार्ड 28 बुधवार फेज 2 में, जिसके अंदर वीर सिंह कॉलोनी, श्याम कॉलोनी, चंदूलाल कॉलोनी, शिव कॉलोनी, शर्मा कॉलोनी, आजाद कॉलोनी, जसवंत कॉलोनी, मांगेराम पार्क एक्सटेंशन, मांगेराम पार्क और एक दो हमारी जो कॉलोनी है, एक सिंगल व्यक्ति मकान बनने पर यदि पैसा उगाही करने आता है तो हम लोग उसको अरेस्ट करवाएंगे, हम लोग उसको ऑन लाइव हम उसको दिखाएंगे कि ये व्यक्ति था जो पैसे मांगने आता था। असल तो मुझे बुलाओगे डेफिनेटली अगर आपकी रीच में होंगे और आप उस समय आ सकते होंगे तो हम उतनी देर तो उसको जरूर पकड़ के रखेंगे कि जिसमें आप आ जाएंगे। आज की मैं आपको करंट बात बता दूं कि आज कुछ लोग आए थे, वो वीडियो बनाने के लिए आए थे, लेकिन वो पैसे मांगने नहीं आए थे। बुध बिहार फेज 2 के अंदर हमने जो इतना बड़ा काम किया है एमसीडी वाले पार्ट पे, हालांकि बहुत बड़ा वर्ल्ड का अगर टॉप 5 करप्ट डिपार्टमेंट है तो आप सोच लीजिए कि उससे लड़ना अपने आप में कितना टेढ़ा काम होगा। ये तो मेरे ख्याल से कोई फुल फॉर्म भी आपने बदल दिया। जो आप समझ लीजिए कि महाकरप्ट डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप उसको। तो जो जिसकी वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग हो, मतलब ये अगर हम किसी मूवी वाली बात करें या किसी पदक की बात करें या किसी अचीवमेंट की बात करें और टॉप लेवल पे हो, चाहे हमारा स्पोर्ट्स हो या हमारा जर्नलिज्म हो या जो भी चीज़ हो, उसमें हम टॉप पे हो तो ये हमारे लिए गौरवान्वित वाली बात है। लेकिन जब बात आती है करप्शन की, बात आती है भ्रष्टाचार की, बात आती है भुखमरी की, बात आती है बेरोजगारी की, उसमें जब हमारा देश टॉप पे होता है तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। उसमें एमसीडी एक है, दूसरी राजनीति है। बिल्कुल। तो ये पार्ट तो एमसीडी वाले पार्ट पे बात हुई है, जिसमें हम अभी ना हम पीछे हटे हैं, ना हम डरे हैं, हम डटे हुए हैं और मुस्तैदी से डटे भी रहेंगे। और मैं भी ऐसे व्यक्ति के साथ, फिर चाहे वो ये विनीत उपाध्याय जी हो, कोई दूसरा विनीत उपाध्याय हो, और इस तरह का कोई भी व्यक्ति यदि सामाजिक मुद्दों को लेकर के करेगा काम, तो मैं इसी तरह से निष्पक्ष होकर उसके साथ उसकी आवाज को उठाता रहूंगा। एक सवाल मैं आपसे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है, मैं उस पर जरूर स्पष्टीकरण दे दूं आपको संक्षिप्त में। डीडीए से हमने अपनी जो मांग मांगी थी, डीडीए ने हमें हमारे चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन आते आते उन्होंने ये फाइनल लेटर दे दिया था डीडीए के ऑन बिहाफ श्री विनीत उपाध्याय प्रगतिशील लोकमंच। और ये डिपार्टमेंट के लेटर हेड पे उन्होंने पूरी बकायदा, मैं डीडीए के सभी अधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने एक अनशन पे बैठी हुई टीम को एक 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस पे खुले आसमान में, आप वहां गए थे, हमने कोई भी स्टेज कवर नहीं किया हुआ था, हम रात को भी वैसे ही सोते थे। लेकिन चेयर लगा रखी थी, अगर कभी दोबारा अनशन पे बैठो तो चेयर मत लगाना। वीआईपी मंच जैसा महसूस होता है कि चेयर की क्या जरूरत है, अनशन पे बैठे। गलत नहीं कह रहा। देखिए बेसिकली जो आपने उस दिन भी इस मुद्दे को उठाया था, जमीन, मैं अगर खुद उस एक अनशन स्थल पे गद्दे के ऊपर बैठा हुआ हूँ और नीचे गद्दे लगा देना, चेयर मत, हमारे साथी बैठे हों और वो जमीन पे बैठेंगे तो गद्दे लगा देना, गद्दे। हाँ, वो गद्दे, असल में चेयर का किराया 15 रुपए और गद्दे का 50 रुपए। तो जो हमारे साथी थे वो 10-10, 50-50, 20-20 रुपए डोनेशन दे रहे थे। उतने के अंदर जो चीजें मुहैया हुई वो हम उपलब्ध करा पाए। आपका जो
तात्पर्य कुर्सी का वो ये था कि आप अनशन को प्रोपगेंडा में ना तब्दील करें, तो उसका हम अलग अलग रूपों में हम ख्याल जरूर रखेंगे। अच्छा चलो ये बातें रही। ये की दो डिमांड जल्दी में बता दूं। एक, सेक्टर 23-24 वाला जो पार्ट था वो अब हमारा कंस्ट्रक्शन का काम 2 दिन से शुरू हो गया है। वो कंस्ट्रक्शन वाला काम कल जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उन्होंने बड़ा सहयोग दिया था, राकेश गुप्ता जी, उन्होंने कल मैसेज दिया है, कन्वे किया है कि आपका काम हाईली पूरे जोर शोर से हमने डिपार्टमेंट को और जो कंसल्ट ठेकेदार वगैरह उनको हमने बोल दिया है। तो विद इन ए वीक हमारा ये 23-24 वाला रोड शुरू हो जाएगा। जब से अनशन हमारा शुरू हुआ है उसके चौथे दिन से आज तक लगातार मांगेराम पार्क एक्सटेंशन के अंदर हमारी जेसीबी लगी हुई है, और प्रिंस पब्लिक स्कूल के सामने बहुत बड़ा एरिया जो कूड़ा घर था, आज अगर आप जाके ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेंगे तो वो बिल्कुल क्लीन कर दिया है। जैसे ही अब हमारे डंपर और गाड़ियां एज पर टेंडर 30 तारीख को टेंडर खुलेगा जिसकी इसमें डिटेल है, तो उसके आधार पे ये युद्ध स्तर पे काम होगा। और जिस दिन ये काम हमारा साकार हो जाएगा, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विधायक जी का भी, जिन्होंने पर्दे के पीछे से एक हौसला दिया मुझे। रोज मेरी खबर लेते थे कि स्वास्थ्य कैसा है, जबरदस्ती किसी चीज़ को नहीं करना, और जो मोटिवेशन मुझे उनसे मिला वो निश्चित रूप से वो मोटिवेशन मेरे लिए आत्मबल, मेरी टीम का जो मेरी टीम का साथ था, मैं टीम का भी सहयोग आभारी रहूँगा। इतनी ठंड में मैं तो मंच पे बैठा रहता था, बाकी सारे के सारे काम वही लोग करते थे। तो मैं विशेष आभार अपना व्यक्त करूंगा विधायक जी का, क्योंकि जिनके साथ मैं इतने लंबे समय से काम कर रहा हूं और उन्होंने निरंतर मेरे स्वास्थ्य पे ध्यान रखा, और अपनी टीम का जिन्होंने इतनी बड़ी जीत, ये ऐतिहासिक जीत है। लोग आज कॉलोनी में आप जब बात करेंगे तो लोग इस बात प्राण बन चुके हो। ये मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मीडिया बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सिर आंखों पे बिठाया, या जिन लोगों को लगा कि ये जनहित के मुद्दे थे और मैं सही ट्रैक पे था, तो मैं उन अपने सभी शुभचिंतकों का मैं CCN न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। विनीत जी, वीडियो तो देखो दर्शकों, आखिर इस विषय पे मैं बताऊंगा क्या कि लंबा हो चुका है। तीखी मुलाकात जो करनी थी ये भी सच ही जाना है हमने, ये भी सच की बात थी, और ये सच जानना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के बहुत वायरल हुआ था ये मुद्दा, और बड़े लेवल पे तूल दिया गया था कि ये राजनीति हो रही है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोपगेंडा है, सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है। असल में पूरी फाइल यहाँ पे बता रही है, रिटर्न में सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, और रिटर्न में देख के भी अगर आप लोगों को संतुष्टि नहीं हो रही तो फिर तो ऊपर से भगवान राम भी नीचे धरती पर उतर जाएंगे, तब भी संतुष्टि नहीं होगी। जो व्यक्ति ये बोलें कि प्रोपगेंडा था, जो व्यक्ति ये कहें कि राजनीति थी, आपके सामने भी ये बातें तो बिल्कुल आई हैं। जो मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू के 2-3 दिन हमारा लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, जो चीज़ें निकल के आती थी व्यक्तिगत रूप से तकलीफ तो होती थी, लेकिन उसको मैं दर्शाता नहीं था, क्योंकि दर्शाने से हम खुद टूट सकते थे। मुझे मेरे काम पे भरोसा था, मुझे मेरी टीम पे भरोसा था। आप जब टूटे थे नहीं टूटे थे, जब मैं पहली बार आपके पास आया था दिन भर मैंने कहा था पब्लिक तो है ही नहीं, एक भी अकेले क्या करोगे, आपको कैसा लगा था? मैंने आपको जो आपने बात रखी थी आपने बिल्कुल सटीक रखी थी, और आपने देखा होगा कि हमने टेंट का दायरा काफ़ी बढ़ा रखा था। 2 चीज़ें थी, एक हमारे लोगों में, अभी हमारे लोगों इन द सेंस लोगों के अंदर भगत सिंह तो हो लेकिन मेरे घर ना हो, वो पड़ोसी के घर में हो। निर्भीक पत्रकार तो हो, सच्चा दिखाने वाला पत्रकार तो हो, पर मेरे एरिया में ना हो, वो दूसरे के एरिया का हो। क्यों? दूसरे के एरिया की सच दिखाए पर हमारी सच ना दिखाए। लोगों में थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया। रात को 11-11 बजे भी आए, सुबह 5 बजे भी आए। जब आपकी मांगे सही थी, मुद्दे सही थे, क्षेत्रीय मुद्दे थे, जायज मुद्दे थे, तो लोग आएंगे, समर्थन देंगे। जब हमें जरूरत पड़ी, जब हमने DDA पे प्रोटेस्ट किया उस समय भी हमारे संग लोग थे, जब हमने MCD पे प्रोटेस्ट किया उस समय भी हमारे पे लगभग 300-400 लोग वहां पे पहुंचे हुए थे। पर मैंने एक चीज का अफसोस देखा, फिर याद आ गया मेरे को कि आपने जब MCD में प्रोटेस्ट किया, आपने जब DDA के दफ्तर के आगे प्रोटेस्ट किया, कोई भी मीडिया वाला साथ नहीं आया। तो देखिए आप तो आए थे ना, और आपका मुझे पता, तो मुझे पता है वहां कोई नहीं पहुंच रहा। आपका मुझे पता लगा था कि आपका वॉलेट भी वहां पे चोरी हुआ है। तो आप देखिए कि भीड़ और चीजें थी कि वहां पे बहुत सारे साथियों के मोबाइल और वॉलेट चोरी हुए थे। अच्छा, औरों के भी हुए थे? औरों के भी हुए थे, लेकिन अब आप इसको अगर दूसरे उसमें देखेंगे तो जो बेरोजगारी वाला जो मामला है, उस बेरोजगारी वाले मामले में इस कोरोना काल के बाद लोग बेरोजगारी वाले पार्ट को ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि
कि बेरोजगारी का मामला इस स्तर तक आ गया है कि लोगों को अपना पेट पालने के लिए चोरी करने पड़े, चोरी, ठगी, झपटमारी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं रोजगार से, जिसको हमारे माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार और उनसे संबंधित जितने जो मिनिस्टर्स हैं धीरे धीरे सभी सरकारी नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं। और यही बातें रखूंगा भाई मैं, बेरोजगारी की रखेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, असल में आज वैसे ही लंबा बहुत ज्यादा खिंच गया इस मुद्दे के लिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन ये जो दो मुद्दों पे आपके साथ कोई मीडिया साथ नहीं रही, तो शायद वही मीडिया, वही गोदी मीडिया, वही झूठी मीडिया, वही पेटीएम और फोन पे वाली मीडिया साथ नहीं रही होगी जिसने को पैसे मिले नहीं होंगे और वो आए नहीं होंगे। हाँ, तो सवाल ये देखिए, जो नहीं आप जो बात बोल रहे हैं 100% सिर्फ ये कैमरा पत्रकार ये बातें करता नहीं है, वो ऑफ कैमरा करेगा, मैं ऑन कैमरा। सवाल ये है कि किसी भी मीडिया को या किसी भी संगठन को या किसी भी राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है। यदि किसी भी एक मैं छोटे बड़े या मझोले की चैनल्स की बात नहीं कर रहा, या छोटा संगठन बड़ा संगठन, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है। उन्होंने भी मुझे कवर किया, ऐसी बात नहीं है कवर नहीं किया। मैंने वहाँ पे दोनों जगह देखा, कोई भी मीडिया नहीं थी। हाँ, उन दो जगह प्रोटेस्ट के मैंने जेंटल रिमाइंडर भेजे थे, सभी को भेजे थे, और उसमें आपको भी जेंटल रिमाइंडर भेजा था। आप दोनों जगह आप आए और दोनों जगह कवर किया। लेकिन इस बीच में जो जहाँ में हम बैठे हुए थे वहाँ पर करीब 15, अभी मैं उसको शॉर्ट लिस्टेड करके उसको एक सिंगल वीडियो में डालूंगा जिसमें सभी मीडिया चैनल्स ने सवाल दर सवाल मुझसे सवाल जवाब किए थे। और मैं जिसने इस आंदोलन में, जिसने इस काम के अंदर जितना भी समय दिया, जिसने कम दिया या जिसने बहुत ज़्यादा दिया, मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि बिना सहयोग के इतनी बड़ी लड़ाई जीती नहीं जा सकती थी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। मैं अपने ही विभाग के लिए, अपने ही विभाग के पत्रकार भाइयों को एक चीज मैं बता दूं, दर्शकों, कहते हैं ना, जब कोई पुलिस वाला पुलिस में भर्ती होता है उसको कुछ कस्में खिलाई जाती हैं, जब कोई नेता बनता है तो उसको भी कुछ कस्में खिलाई जाती हैं, जब कोई चोर या डकैत और उससे सच निकलवाना होता है तो उसको भी गीता पे हाथ रख के कस्में खिलवाई जाती हैं। असल में हम लोगों को कस्में खिलाई नहीं जाती, लेकिन कस्में सिखाई तो जाती हैं यहाँ पर, कि हमारा दिमाग तो काम करता है कि ये बंदा अगर सही है तो हमें निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करनी है। पैसे मिल जाते हैं। दर्शकों देखो, अपनी मेहनत आप करते रहो। पत्रकारों को मैं बता रहा हूँ, पत्रकारों आप अपनी मेहनत करते हो, मेहनत का कहीं पैसा नहीं जाता, ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए, और मेरी भी मेहनत का पैसा कहीं नहीं जाता, मुझे मिल जाता, मुझे ये पता है। लेकिन सच दिखाकर, झूठ परोस कर नहीं, चापलूसी करके नहीं, ये नहीं ये आदमी तो अनशन पे बैठ गया, हमें पैसे देंगे तो हम कवर करेंगे, पैसे नहीं देंगे तो हम नहीं जाएंगे, ऐसी मीडिया को मैं गोदी मीडिया का नाम दूंगा, क्योंकि वो भी तो एक झूठ ही है। वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अदरवाइज उनको किसी की जान जाए तो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक जब मैं सेकेंड ईयर में था, उसमें एक पत्रकारिता का एक पेपर था, उसके अंदर उनको ये था कि खबर को किस तरीके से दिखाना होता है। खबर में ये नहीं है कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, ये खबर नहीं है। इंसान ने कुत्ते को काट लिया, वो खबर है। तो या तो आप उस तरह के लेवल पे चीज़ों को चलाइए तो खबर आदमी को समझ में आती है, या फिर आप जो आज इस देश में बहुत बड़ी चीज़ें चल रही हैं, हिंदू वर्सेस ऑल, हिंदू खतरे में है, हिंदू अब खतरे में आ जाएगा, हिंदू अब तो बचेगा ही नहीं, इस तरह के प्रोपेगेंडा को पसंद करते हैं, क्योंकि वो तस्वीर दिखाई जाती है। और एक ये बहुत गंभीर विषय है कि लोग उसमें मछली के जाल की तरह फंस भी रहे हैं। सवाल ये है कि यदि आपके आपका ज़मीर और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और आपको लगता है कि ये विषय दिखाने लायक है, तो आप वहाँ उपस्थित हुए। एक हमारे मित्र थे संदीप भारतीय जी, जो हमारे मित्र के कहने पे 2 बार रात को 11 साढ़े 11 बजे लाइव चलाने आए। और भी हमारे पत्रकार साथी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, लेकिन जो भी साथी आए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और जिन्होंने किसी कारण से मुझसे अगर कुछ आर्थिक सहायता मांगी भी, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा गलत नहीं मानता, क्योंकि हर किसी का प्रोफेशन होता है। उस प्रोफेशन के अंदर यदि कुछ मेहनताना हम दे सकते थे तो हमें ज़रूर देना चाहिए था। उसका मुझे कोई व्यक्तिगत खेद नहीं है। वो मैं उसको उनका एक कार्य मानता हूं कि उस कार्य के अंदर जो एक स्टेप 1 से चलने वाले लोगों को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। आपने वहाँ पे देखा होगा,
हमने भी वहाँ पे एक डोनेशन बॉक्स रखा हुआ था। अच्छा विनय जी सारी बात ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमने देखी थी वो हम रिपीट करेंगे ना तो वीडियो इसलिए लंबा होगा, मैं इसलिए बीच में रख रहा हूँ। एक आदमी मैं यहाँ से अपने घर की ओर जा रहा हूँ, एक बच्चा, छोटा बच्चा कोई रो रहा है या वो एक्सीडेंट हो गया और मैं पैसे मांग रहा हूं कि मैं तब कवर करूंगा, तब मुझे पैसे मिलेंगे तो कवर करूंगा, ये क्या सही है एक पत्रकार के लिए, मीडिया विभाग के लिए? नहीं, इसमें सही गलत कह के तो वो आकलन किया ही नहीं जा सकता, वो 100% गलत है। तो वही तो गलत था। क्या एक आदमी, आप जैसा कोई आदमी या कोई भी आदमी अपने मुद्दों को लेकर के अनशन का मतलब क्या है, जिसने अन्न त्याग दिया, अन्न को शन कर दिया, अन्न त्याग दिया, और मतलब मरने की नौबत कभी भी आ सकती है उसकी, और ऐसे के साथ भी कहना कि पैसे दो तब हम कवर करेंगे, तो ऐसे मीडिया की बात कर रहा हूं मैं आपसे। वो एथिकली देखिए, इस 4 स्तंभ में, उस 4 स्तंभ में मीडिया भी एक उसका एक पिलर है। तो जब उस पिलर वाले पार्ट पे इस तरह की चीजें चलती हैं तो निश्चित रूप से आज जो मीडिया, बिकाऊ मीडिया या जिसको आप गोदी मीडिया भी बोल रहे हैं, वो क्यों बना? वो इसी वजह से बना कि उन्होंने लंबे रास्ते की जगह शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश की है। तो जो आज हमारे देश की परिस्थितियां बन रही हैं, मैं एक वार्ड वाले पार्ट पे बात नहीं कर रहा, मैं बार बार देश पे पहुंच जा रहा हूं, क्योंकि जो देश की परिस्थितियां बन रही हैं वो इसी बिकाऊ मीडिया के आधार पे बिक रही हैं। तो मीडिया सच को समझने के लिए एक ये बड़ा लंबा प्रोसेस है कि सच और झूठ की क्लासें चलती कहाँ से, झूठ कहाँ से दिखाया जाता है, राजनेताओं के चुटकुले कैसे बनाए जाते हैं, राजनेताओं के चुटकुले कौन बनाता है, कहां पर बैठ के बनाता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाइयां क्यों नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए, अपने प्रशंसकों को खुश रखने के लिए ऐसी चीज़ों को गढ़ के वो आपको परोस देंगे कि आपको वो चीज़ें अच्छी लगने लग जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा उदाहरण यदि दें, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आज देश के अंदर और पूरे विश्व मेगासराय पुरस्कार से अवार्डी हैं, पूरे दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, विश्व के अंदर उनका नाम है। उसके बावजूद मोदी जी का भी है, बिल्कुल है, उसके बावजूद कोई उन्हें खुजलीवाल बोले, कोई उन्हें कंजड़ीवाल बोले, कोई कुछ बोले, तो मुझे इन शब्दों को बोलना नहीं चाहिए मीडिया के माध्यम से, लेकिन आदमी की हिम्मत कैसे हो जाती है। मैं अभी इससे पहले मैंने जितनी भी बार बोला, मैंने मोदी जी बोला, और अगर मैं आज मोदी जी की जगह अगर कुछ और चीज बोल दूं तो लोग, जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं, वो मेरे ऊपर कूद पड़ेंगे। वैसे हमें हमेशा अपनों जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो देश को चला रहे हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। संस्कार किसी भी दल का व्यक्ति हो, यदि उसने कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं कर रखा, किसी का रेप, बलात्कार या कुछ जघन्य अपराध नहीं कर रखा, तो बोलने की तहजीब ठीक होनी चाहिए। आपके शब्द कड़े हो सकते हैं, जैसे आप अपने आप को कड़वे सवाल वाला बोलते हो। मैं नहीं बोलता, ये आप लोग ये बोलते हो। अच्छा, ये आप लोग बोलते नहीं बोलते? कड़वी दवाई भी होती है। मुझे अभी तक सच पूछूं, एक बार भी ऐसा नहीं लगा आप कड़वे सवाल पूछ रहे हो। आप सवाल पूछ रहे हो, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब जो सवाल का जवाब ही नहीं दे सकेगा तो उसको अपने आप कड़वे भी लगेंगे, गलत भी लगेंगे, तीखे भी लगेंगे, मिर्ची भी लगेगी, सब तरह की चीजें लगेंगी। इसीलिए मैंने इन सारी चीजों को निचोड़ करके कह दिया कड़वे सवाल वाला दिनेश करके। तो बेसिकली आपके सवाल सार्थक है। वो किसी को उसको वो मीठी दवाई के रूप में ले, कड़वी दवाई के रूप में ले या तीखी दवाई में, ये उसकी जागी रही भावना, जैसी आपने सुना होगा। तो जिस रूप में वो लेगा उसी रूप में आपके सवाल मिलेंगे उसे। इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करते हैं। एक बार दर्शकों को सिर्फ ये बता दो कि नशे के ऊपर हम, आपकी क्या विचार है, नशा यूज करें ना करें, किस उम्र में करें या किसी भी उम्र में ना करें, खत्म करेंगे यहीं पे। फिर नशे के ऊपर हम एक लंबा इंटरव्यू फिर करेंगे, फिर चर्चा करेंगे और उसमें तीखी नोकझोंक रखेंगे बाकी विषयों में। नशे के ऊपर दर्शकों को क्या राय आपकी है? नशे वाले पार्ट पे मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों को भी बोला हुआ है, यदि आपने गलती से भी अपने कान गुदवा लिए या कोई टैटू लगवा लिया या आपने कोई नशा करके आप घर के अंदर आ गए, तो आप उस दिन, आपके लिए मेरे घर के दरवाजे बंद होंगे। और कल को ये बच्चा यूं कहेगा मैं 21 साल का हो गया अब पी लेता हूँ, अगर वो 21 साल का नहीं, अगर वो 18 साल का भी हो गया, अगर उसका ये विवेक कहता है कि मुझे मेरे लिए माँ बाप या संस्कार या समाज महत्व नहीं रखता, मेरे लिए मेरे वो कुछ लोग, कुछ दोस्त, वो नशा, वो दोस्त महत्व करते हैं, तो वो अपना काम खुद करेगा। और आप 18 साल या 21 साल वाली बात नहीं है। आप बुद्ध विहार फेज 2 में, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ एक वाले पार्ट पे नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ट्यूब का, साइकिल की ट्यूब का नशा, सिरप का नशा,
स्मैक, गांजा, मैं तो कहता हूँ विनीत जी, ये जितने भी नशे हैं, इवन शराब नहीं, सारे नशे सब बंद कर देने चाहिए, बजाय कि उम्र कम या ज्यादा करने के, उसका रेट कम या ज्यादा करने के लिए बंद कर देने चाहिए। क्योंकि किसी भी उम्र में, ये बच्चा कितनी उम्र होगी इसकी, 18, 20, 22 साल जो भी होगी, मेरी उम्र 30, 32 साल, अगर मैं 30, 32 साल का मैं भी पीता हूं तो भी वो गलत ही रहेगा। ये नहीं कि मतलब मैं 30 साल का हो गया, 32 साल का होगा तो मैं शराब पी रहा हूं तो मैं ठीक हूं, तो मेरी सेहत को नुकसान नहीं होगा, वो होगा। मैं और कम उम्र में पीऊंगा तो और ज्यादा नुकसान होगा, और कम उम्र में पीऊंगा तो और ज्यादा नुकसान होगा। हो सकता है मैं इस उम्र में थोड़ा सा झेल लेता हूँ और मेरे से कम उम्र का बच्चा कम झेल पाएगा, और कम उम्र का बच्चा और कम झेल पाएगा। एग्जैक्टली नशा, देखिए टोबैको की जो पाउच होता है उसमें भी लिखा होता है कि तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। शराब की बोतल में भी जो हम सिनेमा देखने जाते थे उसके अंदर पहले ही कॉशन चल जाता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तमाम चीज़ें आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि इसके आगे कदम मत रखना, इसके आगे खाई है, उसके बावजूद भी अगर वो खाई में गिर रहा है तो वो उसका भी विवेक है, उसका भी विवेक है। सवाल, बड़ा सवाल ये है कि जो आपके पुराने इंटरव्यू के आधार पे मैं बोलूं कि क्या ये दिल्ली सरकार ने ठीक किया, इसके गंभीरता से लंबा विषय हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो मनीष सिसोदिया जी ने बड़ी स्पष्ट बात बोली थी कि दिल्ली के अंदर, मैं वैसे तो पूरे देश की बात है, दिल्ली के अंदर आज कोई ऐसी गली नहीं है जहां पर अवैध नशा नहीं बिक रहा है। जब कोई केंद्र शासित जहां पुलिस और जहां जो प्रशासन है जो केंद्र के अधीन चल रहा हो, वहां पर तमाम प्रकार के अवैध नशा जब बिक रहा है तो कोई भी शराब बिक जाएगा तो क्या होगा, कोई भी सरकार नहीं, क्या होगा नहीं, कोई भी सरकार जो अवैध नशा है उसमें भी एक लिक्योर का उस वाले पार्ट पे जो अभी रेवेन्यू जो एक काला बाजारी में जा रहा है, वो रेवेन्यू अगर किसी सरकार के पास जाएगा तो वो वेलफेयर में कहीं ना कहीं काम करेगी। फिर भी मैं नशे का समर्थन नहीं करता, नशे का विरोधी हूँ, और नशा किसी को भी मैं निवेदन भी करूँगा कि किसी भी प्रकार का नशा करना है तो आप देशभक्ति में करिए। देशभक्ति का दिल्ली सरकार किसी भी उम्र में देशभक्ति तो भगत सिंह जी ने जब बंदूक बोई थी तो उनकी बहुत छोटी उम्र थी। देशभक्ति तो बचपन से ही उत्पन्न की जाती है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर आप चाहें तो देशभक्ति सिखाइए, आप चाहें तो ठगी सिखाइए, आप चाहें तो फ्रॉडगिरी सिखाइए, लेकिन देशभक्ति आप राजनीतिक सामाजिक काम को करेंगे तो बेहतर होगा, समाज का, देश का हित होगा। और अगर आप अपने कोई भी जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां, एक लाइन और बोलूंगा क्योंकि वो बड़ी जरूरी है बोलनी, वो भी जरूरी है। कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो पुरानी परंपरागत पार्टियां चल रही हैं, उनका ये मानना होता है, और ये बड़ा गंभीर सवाल मैं आपके दर्शकों के पास भी छोड़ के जा रहा हूँ, वो किसी भी व्यक्ति का हित करना ही नहीं चाहते। उनका ये मानना है कि अगर हमने लोगों को सुखी कर दिया तो हमसे सवाल पूछने लग जाएंगे, तो जब सवाल पूछने लग जाएंगे तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। कोई ना कोई मेरे जैसा कड़वा पत्रकार भी आ जाएगा। वो जो दुख, लोगों को दुख में इतना समाहित कर दो, इतना उनको दुखों से इतना उड़ेल दो कि उनको कुछ भी सोचने समझने की शक्ति ही उनकी खत्म हो जाए। इसी वजह से एक दिल्ली सरकार या और दूसरी जो सरकारें हैं, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ इसीलिए मैं अपनी आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार का नाम इसीलिए ले रहा हूँ कि पहली ऐसी सरकार है जो मेरे होशो हवास में जिसने शिक्षा पे इतना काम किया और स्वास्थ्य पे इतना काम किया। जब सरकारें व्यक्ति को फिट कर देगी मेंटली, अभी योग की क्लासेस की भी आप डेली जो FM पे आ रहा होगा, जब फिजिकल फिट कर देगी, मेंटली फिट कर देगी और आपको शैक्षणिक रूप से मजबूत कर देगी, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश की ताकत बनेगी। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, ऐसी सरकार पे ट्रस्ट करिए जो पढ़ाने पे भी यकीन करती हो, जो आपको फिट रखने पे यकीन करती हो। फिट की दर्शकों वाकई बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि अभी योगा क्लासेस भी जो है दिल्ली सरकार शुरू कर रही है। घर घर से जाके अपने क्षेत्र के अंदर अगर आप लोगों के पास कुछ संख्या है 20, 22, 25, 27 की, अगर आप लोगों के पास ऐसा है तो आप जो है दिल्ली सरकार उनको फ्री जो है ट्रेनर दे रही है, योगा ट्रेनर दे रही है, ताकि वो फ्री आपके पास आएंगे। जगह आपके पास होनी चाहिए और आपके पास जो है क्वांटिटी 25 लोगों की हो जो सीखना चाहते हैं, तो दिल्ली सरकार के जो ट्रेनर हैं वो आएंगे, योगा सिखाएंगे और बिल्कुल बहुत अच्छी बेहतरीन शिक्षा भी देंगे, स्वास्थ्य भी सुधार करें, मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन शराब
सवाल फिर वही आता है, शराब। शराब का मतलब मेरा सिर्फ एक शराब से नहीं है, मेरा शराब से मतलब है वो नशा, कोई भी नशा, और बहुत अच्छे शब्दों में बताया किसी भी उम्र में वो नशा नहीं करना चाहिए। नशे के ऊपर साफ लिखा है। और सरकारों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों तक मेरी इस छोटे से चैनल की, इस छोटे से कड़वे पत्रकार की आवाज पहुंच रही है, तो नशे को परोसना बंद कीजिए, ताकि हम जनता तक वो नशा पहुंच ही ना सके और हम और आप इस नशे का सेवन ही ना कर पाए। गलत कह रहा हूं? ठीक है। उससे भी बड़ा निवेदन मैं आपके माध्यम से या आपके भी दूसरी अपीलों पे मैं ये करूंगा कि जो नशा अवैध बिक रहा है, जो जहरीला नशा बिक रहा है, जो जहरीला नशा बिक रहा है, उस पे पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा खतरनाक है। तो दर्शकों वाकई बात वही है। देखो, मैंने किसी तरीके से कह दिया, विनीत जी ने किसी तरीके से कह दिया, हम दोनों उसी चीज को मान रहे हैं। नशा खराब है, शराब खराब है, वो वैध हो अवैध हो। मैं कहता हूं, मैंने सीधे तरीके से पैसे लेके सरकार ने मुझे कह दिया बेच दो, और मैं कहता हूं ऐसे नहीं, ऐसे लेके दे दो, तो गलत है। सेहत का शरीर नुकसान किसका हो रहा है? आपको और हमारा नुकसान हमारा हो रहा है। जिसने बेचनी है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, आम आदमी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आज आम आदमी पार्टी, कल कांग्रेस आ जाएगी, कल कांग्रेस आएगी, फिर बीजेपी आ जाएगी, कोई ये सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारा खुद का जमीर ये कहता है कि नशा खराब है। तो उन माता पिता से भी मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को यही तालीम दें, यही शिक्षा दें कि बेटा किसी भी उम्र में हो, उम्र नहीं देखनी है, शराब नहीं पीनी है, नशा नहीं करना है और हमेशा नशे से दूर रहना है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए, इस तरह के तीखे नोक झोंक के जो है इंटरव्यूज देखने के लिए हमारे साथ बने रही CCA न्यूज दिल्ली के साथ।